गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर भारत अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ए टू जेड सिलेबस के अनुसार जो है अपनी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ज्वालामुखियों के बारे में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी जो हैं किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है, कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हमने जो है जिस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया का जो वर्गीकरण था, ज्वालामुखी क्रिया की स्थलाकृतियाँ जो थी, वे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ इससे बनती हैं, कुछ आंतरिक स्थलाकृतियाँ भी बनती है, कुछ बाहरी स्थलाकृतियाँ भी बनती हैं। जिस प्रकार से हमने बाहरी स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था कि विराट शंकु बनते हैं, कंपोजिट शंकु बनते हैं, प्रीपोजिट शंकु बनते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो है यानी कि ज्वालामुखियों के द्वारा जो ज्वालामुखी निकल जाते हैं तो उसके बाद में कुछ गेजिर गेसिर जिसे गीजर कहते हैं या गर्म सोते कहते हैं या धुआरे जो होते हैं वो इस प्रकार से यानी कि निर्मित होते हैं। या ज्वालामुखी जब मृत हो जाते हैं या उनके निकलने का कोई भी उम्मीद नहीं रहती है तो उसके बाद में जो ज्वालामुखी छिद्र होता है वो क्रेटर या काल्डेरा के रूप में निर्मित हो जाता है, जिसमें अगर जल भर जाता है तो वो क्रेटर झील या काल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। अब इसी क्रम में हम लेके आए हैं, आज का टॉपिक है अपना पवन या वायु के कार्य तथा स्थलाकृतियां। अब पवन या वायु, पवन जो है यानी कि वायु जिसे कहते हैं पवन या वायु, पवन जो है यानी कि हर स्थान पर पवन या वायु चलती रहती है। अब यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर वायु कभी मंद गति से चलती है, कभी तीव्र गति से चलती है। कुछ जिस प्रकार से अगर यानी कि ये जलीय भागों में बहती है तो उसके कारण यानी कि जलीय परिवर्तन होते हैं या जो महासागरीय परिवर्तन अपने देखते हैं, या ये जब स्थलीय भागों में बहती है तो अपने स्थलीय परिवर्तन इसमें देखते हैं। और अगर पवन जब यानी कि मरुस्थलीय भागों में प्रवाहित होती है, मरुस्थलीय भागों में, मरुस्थलों में, मरुस्थलीय भाग में प्रवाहित होती है तो इसके कारण अनेक प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं। यानी कि जब पवन का वेग मंद होता है, मंद वेग से जब चलती है, मंद वेग से, तो उससे जो है बहुत कम जो है परिवर्तन अपने देखते हैं। लेकिन कई कई बार क्या होता है, परिवर्तन कम होते हैं मंद वेग से। कई बार क्या होता है, तीव्र वेग से जब हवा चलती है या तीव्र वेग से पवन चलती है, तीव्र वेग से पवन चलते हैं तो इनके जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, उन मरुस्थलीय भाग की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी जो है उड़ती रहती है, मिट्टी उड़ती रहती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होती रहती है। इस प्रकार से इनके पवन का वेग कम या अधिक जो होता है तो वो जो है इनके अपने देखते हैं कि इनके मिट्टी के जमाव को प्रभावित करता है। अब अपने देखते हैं कि भी पवन किस प्रकार से जो है यानी कि जैसे भी पवन यानी कि या वायु जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहती है या इनके कुछ ऐसे भी यानी कि चट्टानीय मरुस्थल भी होते हैं या शीतल मरुस्थल जिसे अपने बर्फीले मरुस्थल भी कहते हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं उनको अपने बर्फीले मरुस्थल भी कहते हैं। कुछ रेतीले मरुस्थल भी होते हैं जिससे सहारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है। तो ये जो मरुस्थल हैं इनके इन मरुस्थलों के द्वारा जो है मिट्टियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पर्वतीय मरुस्थल जिसे अपने कह सकते हैं, इनके जिसमें जो है पर्वत ही पर्वत पाए जाते हैं, ऐसे मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि जिसे अलग अलग नामों से भी अपने जानते हैं, जैसे यानी कि अगर मिट्टी का मरुस्थल है तो उसे अपने जो है मिट्टी का मरुस्थल या बालू मिट्टी का मरुस्थल है तो उसे अपने इर्ग के नाम से जानते हैं। और सहारा में इस प्रकार के बहुत से इर्ग या सहारा मरुस्थल में इस प्रकार के इर्ग पाए जाते हैं। इसी प्रकार से इनके चट्टानीय मरुस्थल भी होते हैं जहां पर सिर्फ चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानीय मरुस्थल भी होते हैं जिसे अपने सिर्फ चट्टान जहां पर पाई जाती है, जिसे हमादा के नाम से अपने जानते हैं, हमादा। इसी प्रकार से
कुछ यानी कि बर्फीले मरुस्थल होते हैं, बर्फीले बर्फीले मरुस्थल, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, कहने का मतलब हिम, या जिसे अपने शीतल मरुस्थल कहते हैं, शीतल मरुस्थल, शीतल मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो मरुस्थल होते हैं यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, या हिम ही हिम पाई जाती है। इस कारण इनको जो है हिम हिम मरुस्थल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार से अगर हिम मरुस्थल का उदाहरण देखें तो आर्कटिक जो क्षेत्र है और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उसे अपने हिम मरुस्थल के रूप में अपने जानते हैं। अब अपने देखते हैं कि पवन किस प्रकार से, यानी कि पवन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से वो उड़ती है, किस प्रकार से वो गति करती है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा जो है पवन यानी कि उस स्थलीय संरचना को या उस जलीय संरचना को प्रभावित करती है या उस चट्टानीय संरचना को प्रभावित करती है। पवन के कार्य के रूप में अगर अपने देखें तो सबसे पहला है अपवाहन। अपवाहन, अपवाहन जिसे डिफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन या डिफ्लेट, लैटिन भाषा का शब्द है डिफ्लेट, डिफ्लेट। डिफ्लेट का मतलब होता है कि उड़ाव या उड़ना। कहने का मतलब कि पवन का सबसे पहला कार्य ये होता है कि वो जो है इनके जो धूल कण होते हैं उन धूल कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर उड़ाती रहती है, जिसे अपने अपवाहन की क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये अपवाहन की क्रिया कहेंगे इसे अपने, अपवाहन या उड़ना जिसे अपने डिफ्लेट कह सकते हैं, या जिसे जिस प्रकार से धूलकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं, जब यानी कि तीव्र हवा चलती है या तीव्र पवन का वेग होता है तो वो अपने साथ धूलकणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो इस यानी कि धूल कणों के उड़ने के कारण जो है एक स्थान से मिट्टी जो है दूसरे स्थान पर जमा होती रहती है। जिस प्रकार से गोभी का मरुस्थल है तो गोभी के मरुस्थल से यानी कि लोएस्ट जो मिट्टी है वो उड़कर एक स्थान पर धीरे धीरे जमा होती रही, जिसके कारण लोएस का पठार बन गया, यानी कि जिस चीन के अंदर लोएस का पठार बन गया, लोएस का पठार बन गया। इसी प्रकार से यानी कि मिट्टी जैसे जैसे उड़ती रहती है तो उस क्रिया को अपने जो है अपवाहन की क्रिया कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो यानी कि पवन का कार्य होता है उसे अपने अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। अपघर्षण, अपघर्षण या एब्रेशन जिसे बोलते हैं, अपघर्षण। अपघर्षण की क्रिया में क्या होता है कि भी जब यानी कि चट्टानीय कण जब उड़ते रहते हैं, यानी कि जब अपने ये मानेंगे तीव्र पवन का वेग होता है तो जहां पर चट्टानीय धरातल होते हैं या जहां पर यानी कि अपने ये माने कि जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों पर जो धूल के कण होते हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं धूल के, वो कंकड़ पत्थर उन पर जो है चट्टानों पर चोट करते रहते हैं या घर्षण करते रहते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण करते हैं। किस पर करते हैं? चट्टानों पर। इनके जो चट्टानीय भाग होते हैं चट्टानों पर वो क्या करते हैं? घर्षण करते हैं। और इस घर्षण के कारण वो चट्टानें जो होती हैं वो चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती हैं, चट्टानें टूटती हैं। यानी कि बार बार जब यानी कि उन चट्टानों पर तीव्र वेग से पवन के जो यानी कि कण है या वायु के जो कण है या धूल के जो कण है वो कण तीव्र वेग से उस पर प्रहार करते हैं तो उस प्रहार के कारण वो चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती हैं। और जब ये चट्टानें टूट जाती हैं तो वो उनके कण भी जो है उसके साथ जो है यानी कि घर्षण करते हुए गति करते हैं, जिसे अपने जो है अपघर्षण की क्रिया कहते हैं, अपघर्षण की क्रिया कहा जाता है, अपघर्षण की क्रिया कहा जाता है। तीसरे प्रकार का होता है जिसे सन्नी घर्षण कहते हैं, सन्नी घर्षण, सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण से मतलब ये कि भी जिस प्रकार से क्या होता है कि अधिकतर अगर देखा जाए तो जब यानी कि पवन की जो क्रिया होती है, पवन की जो गति होती है, वायु की जो गति होती है वो लगभग 6 फीट की ऊंचाई तक इनकी ज्यादा प्रवाहित होती है, या कहने का मतलब उनका वेग जो है ज्यादा होता है 6 फीट की
ऊंचाई तक। अब जो यानी कि सन्निकर्षण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में यानी कि जो पवन के वेग के साथ जो धूल कण उड़ते हैं, वो धूल कण ही आपस में जो है टकराते रहते हैं। यानी कि जो धूल कण या जो कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो धूल कण आपस में टकराते रहते हैं। यानी कि धूल कण आपस में टकराते रहते हैं, धूल कण आपस में टकराते हैं। जब धूल कण आपस में टकराते हैं तो टकराने के कारण वो जो है छोटे छोटे रूप में बनते जाते हैं, छोटे छोटे रूप में बन जाते हैं। जैसे शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है कि ये धूलकण बड़े होते हैं या कंकड़ पत्थर जो है बड़े होते हैं, और आपस में जैसे जैसे आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वैसे वैसे जो है ये जो है यानी कि घर्षण की क्रिया के कारण, यानी कि अपने ही एक दूसरे के साथ घर्षण की क्रिया के कारण ये छोटे छोटे होते जाते हैं। और जैसे जैसे ये छोटे होते जाते हैं वैसे वैसे एक समय ऐसा आता है कि ये बिल्कुल बारीक धूल बन जाती है, इनकी धूल धूल बन जाती है, बारीक बिल्कुल पाउडर बन जाता है। और ये पाउडर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर जमा कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि इससे जो है जैसे ये इनके पवन का वेग कम होता है, वहां पर ये जमा होकर जो है एक इनके स्थलीय संरचना या चट्टानीय संरचना का ये निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कार्य जो है द्वारा जो है पवन अपना वेग करती है। एक अपवाहन, दूसरा अपघर्षण, तीसरा सन्निघर्षण, अब अपने देखते हैं कि पवन की ये जो क्रिया है, यानी कि अपने ये माने कि पवन की मात्रा यानी कि धूलकणों की मात्रा जो है या यानी कि किस पर आधारित होती है, या अपने ये मान सकते हैं कि यानी कि कारक कौन कौन से होंगे। अपने ये देख सकते हैं भी कारक कौन से होने चाहिए भी, यानी कि पवन का जो वेग है या पवन का कार्य है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे। प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भाई क्या पवन है, को कौन कौन ऐसे से कारक इकट्ठी प्रभावित होकर कर आपस सकते में हैं व्यवस्थित होकर भाई, 3 यानी कि स्तरों का भी निर्माण पवन कर देती किन है। कारकों के तो द्वारा जो इन है 3 इनमें स्तरों कमी या जो अधिकता पाई जिस जा भी जीव सकती में है। ये तो 3 ये स्तर पाए सारी जाते चीजें हैं, जो उन होती जीवों है को हम ये क्या पवन बोलते के हैं, वेग को त्रिस्तरीय जिस जीव। प्रकार से तो अब एक इसमें जो नंबर अगर 3 अपने ले स्तर हैं, इसमें, तो पवन उसमें का देखो वेग जो जिसे सबसे अपने कह बाहर सकते वाला हैं स्तर है पवन वेग, उसको हम बोलेंगे पवन बाह्य वेग या जनन स्तर, विंड या फिर वेलोसिटी जिसे अपने कह सकते हैं एक्टोडर्मी। विंड ठीक है, वेलोसिटी। अब पवन का वेग कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अधिक होता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर कम होता है। अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस प्रकार से अगर खुले क्षेत्र होते हैं, यानी कि खुला क्षेत्र होता है या जहां आसपास कोई भी अपने ये माने कि वनस्पति वगैरह या भवन वगैरह या कोई और बाधा नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों में पवन का वेग जो है क्रम से अधिक पाया जाता है, यानी कि पवन का वेग वहां पर अधिक पाया जाता है। और कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां यानी कि संकरे क्षेत्र होते हैं, जहां पर अपने ये माने संकरे क्षेत्र होते हैं, या जहां यानी कि भवन अधिक होते हैं या जनसंख्या अधिक होती है या वनस्पति पदार्थ अधिक होते हैं, वहां पर पवन का वेग जो है कम होता है। अब पवन का जो वेग है वो पवन का वेग यानी कि पवन की क्रिया को प्रभावित करता है, या यानी कि जैसे जैसे पवन के कार्य को प्रभावित करता है। किस प्रकार से, अगर पवन का वेग अधिक होगा तो उस पवन के अधिक वेग के कारण जो है अधिक यानी कि जो धूल कण है वो अधिक मात्रा में उसके साथ प्रवाहित होंगे, और अधिक मात्रा में उसके साथ प्रवाहित होंगे तो उसके कारण जो है जो स्थलाकृतियां जो निर्मित होंगी, या जो यानी कि अपने ये मान सकते हैं जो क्रिया होगी वो उसकी यानी कि उसकी क्रिया अधिक मात्रा में होगी। अपने ये कह सकते हैं कि भी पवन का वेग अधिक है तो उसके कारण, जिस प्रकार से अगर उदाहरण स्वरूप अगर अपने ले मृस्थलीय भाग है, मान लो थार का मृस्थल है, थार की मृस्थल भी अगर अपने ले थार का मृस्थल, थार का मृस्थल, इस मृस्थलीय भाग में जब पवन का वेग तीव्र होता है तो मिट्टी जो है इनके अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अधिक मात्रा में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठकर जमा हो जाती है, जमा होती है।
और अपने साथ यानी कि बड़े-बड़े कंकड़ पत्थरों को भी अपने साथ जो है उड़ाकर ले जाती है, जिसके कारण पवन का कार्य अधिक होता है। अब कई बार क्या होता है कि पवन या वायु का वेग अगर कम होता है, यानी कि अगर अपनी ये माने कम होता है, वायु का वेग कम होता है, तो कम वेग के कारण कम जो है इनके पदार्थ या कम धूल कण या मिट्टी जो है प्रवाहित होती है, जिसके कारण इनके पवन का वेग भी, पवन का जो कार्य है वो भी कम होता है। तो कहने का मतलब यानी कि जैसे जैसे उनका वेग अधिक होता है, तो उसके कारण जो है पवन के कार्य भी अधिक होते हैं। जिस प्रकार से यानी कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिक मात्रा में उड़ती है और कम वेग के कारण जो है मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम उड़ती है, और उसके कारण यानी कि बहुत कम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दूसरा अगर देखा जाए तो धूल कणों की मात्रा और स्वभाव, यानी कि दूसरा पॉइंट अगर अपने देखें इसमें, तो धूल कणों की मात्रा, धूल कणों की मात्रा व स्वभाव, व स्वभाव, धूल कणों की मात्रा से मतलब ये हो गया कि भी इनके अगर कि पवन, कोई भी पवन जब प्रवाहित होती है, कोई भी पवन जब अपवाहित होती है, तो उसके कारण जैसे जैसे यानी कि धूल कण, अगर उसमें धूल कणों की मात्रा अधिक होती है, तो वो जो यानी कि धूल कण है, वो धूल कण जो है यानी कि जिन चट्टानीय क्षेत्रों में ये बहते हैं या जिन क्षेत्रों में ये प्रवाहित होते हैं, तो जिनमें धूल कणों की मात्रा अगर अधिक होगी, जिस प्रकार से धूलकण जिसमें अधिक होंगे, तो उसके साथ वो जैसे ही चट्टानीय भागों पर यानी कि अधिक धूलकण जो है प्रवाहित होंगे, तो उसके कारण वो चट्टानों को पल्किंग करेंगे या उत्पाटन की क्रिया वो करते जाएंगे, यानी कि चट्टानों को वो तोड़ते जाएंगे, या चट्टान का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग को जो है धीरे धीरे वो क्षारित करते जाएंगे, और उसके साथ जो है धूलकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा उड़ेंगे। अब अगर धूलकणों की मात्रा अधिक है, तो उसके कारण जो है अपवाहन की क्रिया भी अधिक होगी, अपघर्षण की क्रिया भी अधिक होगी, सन्नि घर्षण की क्रिया भी अधिक होगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इनके जो संरचनाएं है, जो इनके पवन का जो कार्य है वो अधिक होगा, या इनके अपने ये मान सकते हैं कि जो पवन की जो मात्रा है वो अधिक जमा होगी, या हवा की जो यानी कि वेग है वो अधिक होगा, और उसके कारण जो है इनकी मिट्टी का जमाव भी अधिक होगा। दूसरा अपने स्वभाव देखते हैं, यानी कि जो धूल कण होते हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का है। भाई स्वभाव से मतलब ये हो गया कि कुछ कठोर कण होते हैं, ये पवन के वेग के साथ कुछ कठोर कण होते हैं, और कुछ जो है कोमल कण भी होते हैं। कोमल कण से मतलब कि भी यानी कि अपने ये मान सकते हैं कि भी उनकी जो यानी कि संरचना है वो कुछ तो कुछ कठोर चट्टानों से निर्मित होती है, कुछ कोमल चट्टानों से निर्मित होते हैं। जो यानी कि कोमल चट्टानों वाले जल्दी जो है टूटते हैं, और कठोर चट्टानों वाले जो है अपने ये मानते हैं कि कम यानी कि टूटते हैं। या इनके कठोर कण अगर इनके चट्टानीय भाग पर प्रवाहित होते हैं, चट्टानीय भाग पर अगर इनके गति करते हैं, तो उसके कारण वो जो है उस चट्टानीय भाग की जो ऊपरी संरचना है, उस ऊपरी संरचना को अधिक मात्रा में जो है प्लकिंग करते हैं या उत्पाटित करते हैं, या उसको काटते हैं। और अगर इनके कई बार क्या होता है कि इनके कण जो है उनकी आकृति भी कई बार अलग अलग होती है। अगर कण जो है गोलाकार है, गोलाकार आकृति में है, तो उसके कारण जो है इनके चट्टानीय भाग जो है कम क्षरित होगा, या चट्टानीय अपर्दन कम होगा। और अगर इनके ये इनकी आकृति अगर अपने ये माने कि भी जिस प्रकार से तीक्ष्ण या तीखी आकृतियां हैं, तीक्ष्ण आकृतियां हैं, तो उसके कारण जो है ये जैसे जैसे उन चट्टानीय भागों पर पवन प्रवाहित होगी, उसके कारण जो है उनका अपक्षरण या अपने ये मान सकते हैं अपर्दन की क्रिया उससे अधिक होगी। तो इस प्रकार से धूल कणों की मात्रा और स्वभाव के आधार पर भी जो है इनकी अपर्दन की क्रिया या वायु का जो कार्य है या पवन का जो कार्य है वो अधिक या कम होता है। अब तीसरा प्रकार अपने इसमें तीसरा बिंदु अपने देखते हैं कि भी जिस प्रकार से जलवायु है, तीसरा बिंदु है इसमें जलवायु का अपने देखते हैं। जलवायु, तीसरा बिंदु जलवायु, जलवायु, जलवायु से मतलब ये हो गया कि भी जहां पर यानी कई ऐसे स्थान होते हैं, क्लाइमेट जिसे अपने कह सकते हैं, क्लाइमेट जिसे अपने कह सकते हैं, तो कहने का मतलब कि जहां सागर तटीय भाग होते हैं, जहां सागर तटीय भाग होते हैं,
वहां पर नम जलवायु पाई जाती है, अपेक्षाकृत नम या आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो नम या आर्द्र जलवायु होने के कारण जो है वहां यानी कि पवन जब चलती है तो पवन का जो वेग होता है तो पवन उस यानी कि अधिक मात्रा में पवन जो है उसको जो है उत्पादित नहीं कर पाती है। या आप ये मान सकते हैं कि यानी कि नमी या आर्द्रता होने के कारण जो है जो धूल कण है वो बहुत कम मात्रा में यानी कि ऊपर की तरफ उड़ते हैं या बहुत कम मात्रा में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि नमी जो है, नमी के कारण जो है कण जो है वो नीचे की तरफ बैठना प्रारंभ हो जाते हैं और यानी कि अपने ये भी कह सकते हैं वो जो है यानी कि भारी हो जाते हैं, या अपने ये भी कह सकते हैं कि वो जो है गति बहुत कम करते हैं, इसलिए इनके कारण जो है पवन के कार्य भी बहुत कम होते हैं। अब इसी प्रकार से अगर यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय भाग कौन से, जो जहां पर यानी कि अपने ये माने कि यानी कि बिल्कुल शुष्क भाग होते हैं जहां पर, या शुष्क भाग जो होते हैं या उष्ण भाग जो होते हैं, उन उष्ण भागों पर यानी कि देखा जाए, उन उष्ण भागों पर जो है अगर देखा जाए तो वहां पर यानी कि मिट्टी जो होती है अधिक टेम्परेचर के कारण जो है मिट्टी यानी कि सूख जाती है, या मिट्टी जो होती है उसके कण जो है ढीले हो जाते हैं, या अपने ये मान सकते हैं यानी कि अधिक शुष्कता के कारण जो है जहां पर पवन यानी कि जिस प्रकार से थार का मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है या गोबी का मरुस्थल है, ये जो या जिसे अपने इर्ग कहते हैं, जो रेतीले मरुस्थल इनको कहते हैं, तो रेतीले भागों में जो पवन अधिक गति से कार्य करती है तो उसके कारण जो है मिट्टी या धूल कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा मात्रा में जाते हैं बजाय जो नमी वाले भाग होते हैं उनके। तो इस प्रकार से इनके पवन का जो कार्य है वो मरुस्थलीय भागों में या शुष्क भागों में या उष्ण भागों में अधिक होता है, बजाय जो है यानी कि सागर तटीय भाग जो होते हैं या नमी वाले या आर्द्र वाले अर्ध स्थानों के भाग होते हैं वहां पर। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जहां पर यानी कि पवन का वेग कम हो जाता है या पवन का वेग यानी कि अधिक हो जाता है। ऐसे स्थान जिस प्रकार से जो यानी कि अपने अगर देखा जाए पवन कई बार क्या होता है कि जब स्थलीय भागों से प्रभावित होती है तो स्थलीय भागों से प्रभावित होने के कारण उसका वेग अधिक होता है, जबकि जो सागरीय भागों से जब प्रभावित होती है तो उसका वेग यानी कि नमी के कारण जो है वो धीरे यानी कि उसका वेग कम हो जाता है। इस प्रकार से इनके जो पवन के जो कार्य हैं अगर उनको प्रभावित करने वाले अगर कारक देखें तो पवन का वेग है यानी कि जो कम या अधिक होने पर जो है पवन के कार्य को यानी कि प्रभावित करता है। अगर पवन का वेग अधिक होता है तो उसके कारण पवन के कार्य भी अधिक होते हैं, पवन जो है यानी कि अपने ये मान सकते हैं स्थलाकृतियों का निर्माण भी अधिक होता है, और अगर कम होता है तो उसके कारण जो है स्थलाकृतियां भी कम निर्मित होती हैं। इसी प्रकार से अगर यानी कि दूसरा अगर अपने देखें धूल कणों की मात्रा और जो स्वभाव है, यानी कि धूल कण जिस प्रकार से धूल कण है, धूल कणों की मात्रा अगर कम है यानी कि उस पवन के साथ या वायु के साथ धूल के कण कम मात्रा में पाए जाते हैं, या धूल के कण जो है यानी कोमल या कठोर पाए जाते हैं तो उसके कारण जो है इनके पवन के कार्य प्रभावित होते हैं, पवन की स्थलाकृतियां कम या अधिक निर्मित होती हैं। इसी प्रकार से जलवायु भी जो है यानी 3 नंबर हमने पढ़ा था जलवायु, जलवायु भी जो है यानी कि पवन के कार्य या स्थलाकृतियों को प्रभावित करती है। जिस प्रकार से यानी कि पवन अपर्दन अगर उन स्थानों पर अधिक होते हैं जहां पर यानी जलवायु जो है उष्ण या शुष्क जलवायु अधिक पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप हमने देखे थे थार का जो मरुस्थल है या गोबी का जो मरुस्थल है या सहारा का जो मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, तो वहां पर जो है यानी कि पवन के अपर्दन के कार्य अधिक होते हैं किसके बजाय, ये जहां पर सागर तटीय भाग पाए जाते हैं। अब सागर तटीय भागों में या जो नम भाग हैं या जो आर्द्र भाग हैं वहां पर पवन जो है इनके या अपने ये मान सकते हैं धूल कण जो है वो यानी कि नमी के कारण जो है पवन के साथ बहुत कम उड़ पाते हैं, और इस कारण जो है इनके उनमें जो है अपने देखते हैं कि जो अपर्दन की क्रिया है वो अपर्दन की क्रिया या अपक्षय की क्रिया बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से अपने यानी कि जो है पवन के कार्य तथा स्थलाकृतियों के बारे में हम देखते हैं। तो ये सारे जो देखा जाए तो मुख्य रूप से यानी कि पवन का वेग ही मुख्य रूप से प्रभावित करता है सभी चीजों को, क्योंकि पवन का वेग कम या अधिक होता है तो उसके कारण जो है स्थलाकृतियां या पवन के कार्य भी कम या अधिक होते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ओके।